हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। चलिए हम लोग आज का अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जिसमें आप सभी लोग जानते हैं हम यहाँ पर आज आपको वही जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर डेली सुबह 8 बजे। अगर आप ये लेक्चर डेली देखते रहे तो आपका ऑल ओवर जो वनडे एग्जाम्स है उसमें जीएस जो है आपका अच्छा होने लगेगा। ठीक है, लगेगा, मैं बोल रहा हूँ, अच्छा हो नहीं जाएगा तुरंत ही। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जीएस जैसी चीज़ आप मैथ रीजनिंग को तो सोच सकते हो कि तुरंत अच्छा हो जाएगा, जीएस को थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो सुधरने में, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसीलिए आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और साथ साथ डिस्कस जो है करे रहें, अपने साथ नोट्स बनाए रहें, अच्छे से लिखे रहें, उनको समझते रहें चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन आपके डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। डेली 5 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे जिससे आपकी करंट अफेयर भी थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लगेगी। ज्योत्सना चिनप्पा का जो संबंध है वो स्क्वैश से है। कैसे? तो यहाँ पर स्क्वैश, ये इस टाइप से लिखा जाएगा। स्क्वैश से इनका संबंध है। ज्योत्सना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश से है। ध्यान रखना है, मनिका बत्रा, यानी कि जो मनिका बत्रा हैं और जो मानव ठक्कर हैं, इनका संबंध टेबल टेनिस से है। आप ये ध्यान रखें, मनिका बत्रा और मानव ठक्कर, चूंकि ये लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इन सभी का जो संबंध है वो टेबल टेनिस से है। ठीक है, टेबल टेनिस से संबंध है मनिका बत्रा और मानव ठक्कर का। ध्यान रखना है, इस बार जो राजीव गांधी पुरस्कार है वो 5 लोगों को दिया गया। कितने लोगों का? 5 लोगों को। उन 5 लोगों का किस खेल से संबंध है और वो 5 लोग कौन है, ये आपकी जिम्मेदारी है जो है लिखना। इसको आप चाहे नेट से सर्च करके लिखिए, चाहे आपके पास एक करंट अफेयर की बुक होनी चाहिए उससे आप लिखिए। तो अभी हम आपको बताएंगे जो है आपको करंट अफेयर के लिए कौन सी बुक जो है सही रहेगी। वैसे तो एक रुक्मणी प्रकाशन की वो भी बुक मुझे अच्छी लगती है जो करंट अफेयर की वार्षिकांक आता है, तो वो आप वार्षिकांक भी ले सकते हैं। उसमें भी आपको जो है जितने भी एक साल के पीछे के करंट अफेयर हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। ज्योत्सना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना जो है स्क्वैश से है। किससे? स्क्वैश से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये 5 खिलाड़ी आपको जरूर ध्यान रखना है। उन सभी लोगों को, रोहित शर्मा वगैरह 5 लोग हैं और उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय रेलवे को कब तक हरित रेलवे में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है? परिवर्तित करने का जो लक्ष्य रखा गया है भारतीय रेलवे को कब तक हरित रेलवे में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये प्रदूषण कम करना यहाँ लक्ष्य है, और साथ ही साथ इसमें जो है ग्रीन, यानी कि सुविधा जो है बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो है कोई गंदगी रहित, यानी कि, और ज़्यादातर जो लक्ष्य रहेगा वो वायु प्रदूषण को कम करना रहेगा। ठीक है, इसीलिए ये ग्रीन रेलवे यानी कि हरित रेलवे को जो है परिवर्तित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये आपका लक्ष्य है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक। ध्यान रखना है 2022 तक किसानों की आय को दोगुने करने का लक्ष्य है, और 2024 तक हर घर लक्ष्य पहुंचाने का लक्ष्य है। ध्यान रखना है 2024 तक हर घर जल होगा। ठीक है, 2024 तक। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। और जो एक है, ध्यान रखना है, जो एक एक्वार्थ समिति थी उसने रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया था, लेकिन बाद में एक विवेक देवराय समिति आई थी, फिर उसने फिर से एक ही बजट कर दिया गया था। तो एक्वार्थ समिति और विवेक देवराय समिति का किस संबंध से जो है, किस क्षेत्र से संबंध है? तो ये रेल से संबंधित है, रेल बजट से, क्योंकि रेल बजट को आम बजट से कम अलग किया गया था तो एक्वार्थ समिति के द्वारा अलग किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि नेकर सम्मान योजना, ये हम आपको शायद बता चुके हैं। नेकर सम्मान योजना तो ये कर्नाटक में हो जाएगी। किसकी? कर्नाटक। और कर्नाटक में ये बुनकरों के लिए है। किसके लिए? बुनकरों के लिए। बुनकरों के लिए कर्नाटक सम्मान, नेकर सम्मान योजना। ठीक है, बुनकरों के लिए। ध्यान रखना है, कर्नाटक की एक राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जिसने अपना खुद का लोगो लॉन्च किया है। ध्यान रखना है, बेंगलुरु ने अपना खुद का लोगो लॉन्च किया है, बेंगलुरु है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, यहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है। इसरो, और जानते हो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी। साथ साथ में इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवान। ठीक है, के सिवान है, और के सिवान। इनको वान कर्मन पुरस्कार 2020 दिया गया है। देखो नीचे लिखा भी है, ये वान कर्मन पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो ये यहीं पर आंसर हो जाएगा, के सिवान को मिला है। किसको?
के सिवान को मिला है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो ये डॉक्टर के सिवान को मिला हुआ है इसरो। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ध्यान रखना। और एक होता है DRDO, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका जो है ध्येय वाक्य है, बलस्य मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है, ठीक है। आप ध्यान रख सकते हो, इतने सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। और सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलुरु में स्थित हो जाएगी, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दर्पण पोर्टल, तो दर्पण पोर्टल जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़। और इसे दर्पण जो पोर्टल है इसको एक अवार्ड मिला है, इसका नाम है एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड, एलिटस एक्सीलेंट, ध्यान रखना, लिख लेना, एलिटस एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से संबंधित किया गया है। दर्पण पोर्टल को किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संयंत्र है। भिलाई लौह संयंत्र रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में ही जो है लगवाया गया था, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब अपने जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब 1400 से क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किए जाएंगे, 1401 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1401 से डिस्कस करेंगे। तो देखो पूछा गया है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो देखो ये जो संवहनी तंत्र यानी कि रक्त से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है हर सेट में, लगभग हम देखने को देख रहे हैं कि हर सेट में एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ ले रहे हैं। तो इसको सही से ध्यान से सुनना है, देखना। यह शरीर के लगभग 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही बात है। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रक्त जो है उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उसमें बहने लगता है, बिल्कुल सही है। कल यहीं पर एक क्वेश्चन था कि रक्त जो है निम्न दबाव पर झटके और तेजी से बहने लगता, वो गलत हो गया था कल, लेकिन आज ये सही है। रक्त जो है उच्च दबाव एवं झटके पर तेजी से बहने लगता है, सही है। तो इसीलिए जो झटके लगाए जाते हैं, रक्त को सामान्यतः जीवन धारा रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, ये भी आ चुका है, बिल्कुल सही है। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं था। आप जानते हो हृदय जो है एक 4 कोष्ठीय संरचना है, दायां निलय, बायां निलय, दायां नील्द, बायां नील्द, आप सभी लोग जानते हैं। इसमें जो है सिराएं भी होती हैं और धमनी भी होती हैं। आप जानते हो सिराओं में अशुद्ध खून बहता है, धमनियों में शुद्ध खून बहता है। लेकिन अगर फुफ्फुस लग जाए तो ये सिस्टम उल्टा हो जाता है, ठीक है। आप जैसे पूछा है फुफ्फुस सुरा में, तो सिराओं में तो अशुद्ध खून बहता है, लेकिन फुफ्फुस लगा दोगे फिर शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध। अगर जो है धमनियों में तो शुद्ध खून बहता है, लेकिन अगर आप फुफ्फुस धमनी लगा दोगे तो फिर अशुद्ध जो है हो जाएगा। इसको आप हाई स्कूल में अपवाद की तरह पर पढ़ते थे कि एक अपवाद भी है, तो आप वो चीज़ जान लीजिए, ठीक है। और रक्त का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है, इसका मतलब क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। आप जानो रक्त में जो है RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा 55% होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और RBC का कार्यकाल 120 होता है, WBC का जो है 2 से 3 दिन होता है, और प्लेटलेट्स का 7 दिन होता है। तो ऐसा करके आप भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलिए, और इनको सबको इथ्रोसाइड, लिम्फोसाइड और ये सभी नाम जो है आप समझ चुके हैं, आप इनको समझते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो किसके कारण जड़ तथा जो है तनों में वृद्धि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। तो जड़ तथा पौधों के घेरों में वृद्धि होती है, ठीक है। अगला है, ये न्यूमेरिकल है, किसका पता है, ये न्यूमेरिकल है केमिस्ट्री का, किसका, केमिस्ट्री का। और आपसे पूछ रहे हैं आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो चलिए आणविक द्रव्यमान हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा, तो एक पेज ले लेते हैं। देखो इसका आणविक द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हमें परमाणु भार और परमाणु क्रमांक आने चाहिए, तभी ये सवाल लगेगा, अन्यथा ये सवाल नहीं लग पाएगा। और आपको पूछना है H2SO4 का, तो ध्यान रखें H2SO4 का कैसे निकालेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो H2SO4 को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान भी इसका 1 ही है। तो कितने हाइड्रोजन है, 1, और मतलब 2 हाइड्रोजन है, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, प्लस सल्फर होता है 16 परमाणु क्रमांक, लेकिन इसका परमाणु भार हो जाएगा 16 दूनी 32। मतलब ये डबल का कॉन्सेप्ट नहीं है कि 16 दूनी 32 कर दोगे, ये होता है 32 दशमलव करके कुछ होता है। तो ऑक्सीजन कितने पर होता है, ऑक्सीजन तो होता है 8 पर, लेकिन ऑक्सीजन है कितने, ऑक्सीजन है 4, इसीलिए 8 चौकू 32 करेंगे।
सॉरी यहाँ पर रुको 1 मिनट। ऑक्सीजन है कितने, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, लेकिन इसका परमाणु भार है 16 और 16 परमाणु भार है 16, तो एक का 16 है लेकिन है 4, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। इस सभी को जोड़ो 64, 32 और 2, इसका मतलब यहाँ 64 और ये 32 और 2 एकम 2, इन सबको जोड़ो तो 4 और 2 6, 2 8 का 8, 6 3 9 यानी कि 98, और ये म्यूक्रॉन जैसा यहाँ पर लगा देते हैं तो म्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 98U। ठीक है, 98U अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। तो ध्यान रखना किसी भी तत्व का आणविक द्रव्यमान जो है निकालना हो तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछे जल का बताइए, H2O का बताइए, तो ध्यान रखना H2O का अगर आपको बताना है तो H का परमाणु द्रव्यमान पता होना, परमाणु भार पता होना चाहिए 1 होता है, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए 16 होता है, 8 का डबल 16 होता है। तो देखना 16 और 2 18 हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। ये जल का भी पूछ सकते हैं, किसी भी तत्व का पूछ सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। और 20 तक तत्वों को आपको जरूर याद कर लेना चाहिए, 20 तक तत्वों को। ठीक है, आप जरूर याद करें। अगला है जो है, अगला बात करेंगे कि खुशबीर कौर निम्नलिखित में से खेल से संबंधित है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन है, उस समय की बात है, तो अब हम लोग नए पर आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? भाई विकास का सिद्धांत तो डार्विन ने दिया था, तो हम लोग डार्विन से जोड़ेंगे, है कि नहीं। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था और इन्होंने कहा था कि जिसके अंतर्गत जो है जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे जैव विकास जो है कहते हैं। चार्ल्स डार्विन जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि विकास की व्याख्या। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। आपको जरूर ध्यान रखना है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आप इसको लिख सकते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। और ये जो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख लो। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अफेक्टेड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इनवर्सली, यानी कि पूछ रहे हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है। तो अभी हमने आपको जब उस दिन कई बार बताया था, एक डायग्राम बना के बनाया था, एक तार भी आपको समझाया था। ये होता है जो है इनवर्स, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल आपको मिल गया, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? प्रतिरोध। यानी कि अगर आप इसकी जो है मोटाई, तार की मोटाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर तार की मोटाई घटाओगे तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। ऐसे आपको बताया था। आपसे ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, और जिस पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ कैसा, लकड़ी है, चांदी है, तांबा है, सोना है, क्या है, उसकी पदार्थ पर भी निर्भर करता है। और साथ साथ में सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, तो ताप पर भी निर्भर करता है। यानी कि ताप बढ़ाओगे तो जो है जो आपका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सीधे मंत्र होता है। इसीलिए तार जब गर्म हो जाता है तो करंट बढ़िया नहीं आता है, क्योंकि प्रतिरोध जो है, जो हमारी करंट है, उसको जो इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको रोक लेता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अगला पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ट्रू, यानी कि कौन सा इसमें से ट्रू है। रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, बिल्कुल सही है, यानी कि जो आपेक्षिक घनत्व है उसकी कोई इकाई नहीं होती। पहला ही बिल्कुल सही हो गया। आपेक्षिक घनत्व की कैसे कोई इकाई होगी? आपसे पूछें आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो आप बता देंगे कि यूनिट लेस है। कैसे? घनत्व बटे घनत्व, यानी कि वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, इसी को कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। आप इसको लिख सकते हैं कहीं पर अगर लिखना चाहें तो। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, इसी को कहते हैं जो है आपेक्षिक घनत्व। तो घनत्व बटे घनत्व तो यूनिट कटी जाएगी। अच्छा, घनत्व की यूनिट भी जान लो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ध्यान रखना, किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। इस चीज को आप बनाए रख लें। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ ऊतक से बने होते हैं। दृढ़ ऊतक जटिल कोशिकाओं से बने होते हैं। दृढ़ ऊतक किससे बने होते हैं? जटिल कोशिकाओं से बने होते हैं। आप इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से पुराना 2018 का है, इसलिए पढ़ेंगे नहीं।
पीवीसी स्टैंड फॉर पॉलीविनिल क्लोराइड, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पीवीसी के बारे में आप जानते होंगे, पीवीसी आजकल बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, प्लास्टिक संबंधित पीवीसी है और पॉलीविनिल क्लोराइड होता है, ठीक है, आप इसको जरूर याद रख लें। पीवीसी विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पीवीसी, ये भी ध्यान रखना है। और प्राकृतिक जो बहुलक का उदाहरण है वो स्टार्च और सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कहा जा रहा है द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। देखो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? सी ऑप्शन। सेंट्रीफ्यूगल होगा नहीं, सेंट्रीपिटल होगा नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसको गुरुत्वीकरण कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किन्हीं दो पिंडों के बीच के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे एक हमारा एक न्यूमेरिकल भी बनता है, एक डायग्राम भी बनता है, तो मतलब एक यहाँ से फॉर्मूला भी बनता है, एक यूनिट भी बनती है। तो देखो मान लेते हैं ये दो पिंड हैं और जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनकी बीच की दूरी को r मान लेते हैं, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके क्या? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमारे पास f अनुक्रमानुपाती होता है m1 गुणे m2 बटे में r स्क्वायर। जब हम लोग इसको अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो f बराबर आता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये है गुरुत्वाकर्षण का बल का फार्मूला, ये गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला है। ये G क्या है? G स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसकी वैल्यू भी निश्चित होती है। G का मान क्या होता है भाई बताओ? कैपिटल G का मान क्या होता है? 6.67 गुणे 10 की घात -11 और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। देखो कैसे, इसका कैपिटल G का यूनिट देख लो, देखना न्यूटन, तो ये न्यूटन हो गया। अब ये R इधर गुणा हो जाएगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और किलोग्राम बटे में आ जाएंगे तो ये किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा बराबर G। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर किसकी में जो है यूनिट है? तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की है। और यहाँ पर आपसे बीमा भी पूछ लेते हैं, तो बल की बीमा पता हो और यम को, द्रव्यमान को यम से लिखते हैं, किलोग्राम को जो है यम से लिखते हैं, और जो द्रव्यमान है ये क्या है? मीटर को यल से निकले, तो आपसे यहाँ पर बीमा भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखें। साथ साथ में जो फॉर्मूला बताया है उसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 का करंट अफेयर है, वो तो मतलब नहीं। कूलाम्ब इज एसआई यूनिट ऑफ, यानी कि कूलाम्ब जो है किसकी एसआई यूनिट है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की है, यानी कि जो है विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम्ब, है ना। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है, आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से। और जो है ठीक है, साथ साथ में प्रतिरोध का मात्रक आप जानते हैं जो है ओम होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा क्या थी? भाई गतिज का फार्मूला लगा दो, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। इसमें क्या दिक्कत है? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है, वो हम लोग लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर लगा देते हैं हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। के बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा, तो हाफ तो ऐसे रहेगा। और द्रव्यमान आपका कितना है? 2 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। v कितना है? 30, तो 30 का वर्ग करना 900 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 900 जूल। ध्यान रखना 2 से 2 कट गया, 900 जूल बचेगा। तो यहाँ पर जो 900 जूल को बताएगा वो सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, 900 न्यूटन, 900 पास्कल, 900 वाट, 900 जूल, तो देखो ऐसे करके हमें फंसा रहे हैं, लेकिन हम तो समझदार हैं, इसलिए जो है ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ध्यान रखना ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। और कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट क्या होती हैं? समान होती हैं, ठीक है। चलो ये सब क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, तो इसलिए हमको डिस्कस नहीं करना है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो पूछा जा रहा है, डैश को भरते समय डैश को आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है। और जो कंप्रेस्ड जो वर्ड आया, जैसे हम समझ सके गैस की बात चल रही है, निम्नलिखित उन्हें उच्च दाब पर एक वेसल के आधार पर अंदर भर लिया जाता है का यह गुण है उसके सुविधाजनक तरीके से छोटे छोटे कंटेनर या सिलेंडर में भरने और वह भी अधिक मात्रा में भरने की अनुमति देता है। इससे उन्हें दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। आप सिलेंडर की बात कर रहा है, सिंपल सी, जो आपकी उज्ज्वला योजना चल रही है 1 मई 2016 से, ठीक है, झारखंड रांची से, तो उसकी बात चल रहा है ये। तो देखो
ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर जो है डैश को भरते समय किसको भरोगे, गैस, यानी कि गैस को भरते समय, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठोस पदार्थ जो है गैस कंटेनर को भरते समय, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, गैस कंटेनर को भरते समय गैस को आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है, ठीक है, और इसलिए उन्हें जो है उच्च दबाव पर एक वेसल के अंदर यानी कि ट्रक के अंदर भर दिया जाता है। और गैसी का यह गुण होता है, यानी गैसी, तो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है, गैसी का यह गुण होता है सुविधाजनक छोटे छोटे कंटेनर पर भरकर और सुविधाजनक धीरे धीरे उसको पहुंचाना है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा, अगर पता हो तो भी नहीं हो जाएगा। पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत बच्चों से गलत हो जाए, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनका नहीं गलत होगा। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, क्या महामाया, और इनकी जो है ये 7 दिन के हुए थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी इनकी माता जी की, और इनकी जो मौसी थी गौतमी प्रजापति, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो उनका नाम था वो माया था, ठीक है, महामाया, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हो। और बता दें जो इनके गौतम बुद्ध की जो पिता थे उनका नाम शुद्धोधन था, आप सभी लोग जानते हैं। इनके एक सबसे बड़े प्रिय सिद्ध थे जिसका नाम आनंद था, और महावीर की माता का नाम था त्रिशला। अगर आप जो है कौशल्या तो जानते हैं, राम की माता जो है, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया, और ये त्रिशला महावीर की माया का नाम है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है MnO2 + HCl, यानी कि ऑक्सीजन और HCl हाइड्रोक्लोराइड, और MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो है, तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, दरअसल इसको पहचानना दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, दोहरे विस्थापन है, रेडॉक्स है, विस्थापन है। तो देखो संयोजन अभिक्रिया में जो है तत्व जुड़ेंगे, दोहरा विस्थापन में तो 2 तत्व विस्थापित होंगे, विस्थापन में 1 तत्व अभिया, जो रेडॉक्स में ऑक्सीजन भी होगा, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। तो ध्यान में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान, यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन था तो यहाँ पर नहीं है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का यहाँ पर देखो क्लोरीन से अलग होना, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। तो ये दोनों प्रकार का है, ऑक्सीडेशन भी अभिक्रिया है, इसमें रिडक्शन भी है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप सब लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ओके। अगला है जो है, ये तो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है तो इसलिए हमको डिस्कस नहीं करना है। अगला है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो प्रति इकाई जो है आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व। तो अभी बताया घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, प्रति द्रव्यमान पर जो है आयतन। देखो किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, यानी कि जो द्रव्यमान है प्रति इकाई आयतन, मतलब प्रति मतलब बटे में आयतन और ऊपर द्रव्यमान, तो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अभी तो डिस्कस किया, और इसको जो है किलोग्राम मीटर क्यूब में लिखते हैं, इसका ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, अभी तो इसको डिस्कस किया ही गया है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है डैश की एक एसआई इकाई वोल्ट है। वोल्ट किसकी इकाई, विद्युत जो है विभवांतर की इकाई है, विभवांतर की है वोल्ट, है ना, वोल्ट किसकी इकाई, विभवांतर की है। और आप सभी लोग जानते हैं विद्युत धारा की इकाई मात्रक एम्पियर है, और प्रतिरोध की इकाई मात्रक ओम है, आवेश की इकाई मात्रक कूलाम है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई मात्रक टेस्ला है, चुंबकीय फ्लक्स का इकाई मात्रक वेबर है। आप सभी लोग ये जानते हैं, तो इसको जो लोग नहीं आते हैं उनको नोट कर लेना। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट जो है, यूनाइटेड यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट में स्थित है, और जिसको इंग्लैंड जो है कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो रियो डी जेनेरो मत लगा देना, रियो डी जेनेरो नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साओ पोलो ब्राजील का सबसे बड़ा देश है। और ब्राजील यानी कि जो ब्राजील है विश्व में कहवा के लिए भी प्रसिद्ध है, यहीं पर सबसे बड़ी मंडी लगती है साओ पोलो में कहवा की। तो ध्यान रखना, विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा जो है ब्राजील में कहवा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल 1526, जैसे उसने 21 अप्रैल कहा, हमें तो याद था, हम यहाँ पर 1526 भरेंगे। 1526
को इब्राहिम से मिला, तो आप जानते हो 1526 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई 1526 में ही तो इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ था, और जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कौन है? इब्राहिम लोदी। आपसे पूछा है दिल्ली सल्तनत का जो है ऐसा कौन सा सुल्तान है जो युद्ध में मारा गया था? तो वो भी इब्राहिम लोदी हो जाएगा। इस समय पहले कोई युद्ध में नहीं मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। कुतुब मीनार किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार पूरी किसने कराई? इल्तुतमिश ने कराई। ठीक है, आप ये भी ध्यान रख सकते हो। और कुतुब मीनार जो है लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली ले आया था। तो आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली राजधानी क्या थी? वो लाहौर थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी जो है 1229 ईस्वी में लाहौर से उसने जो है वहाँ शिफ्ट कर दी थी दिल्ली में, और 1229 में इसने अपने यहाँ जो है कार्य पूरा कराया, जिसका कुतुब मीनार का। ठीक है, ध्यान रखना कुतुब मीनार के परिसर में ही अकबरा भी है कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, ध्यान रखना जो मोहम्मद गौरी का गुलाम और जो है दामाद भी हुआ करता, सेम इसी प्रकार इल्तुतमिश भी जो है गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का, साथ साथ दामाद भी हुआ करता था। ठीक है, इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को मारकर गद्दी हासिल की थी। ठीक है, चलिए ये तो कहानी थी, तो कभी मौका मिला तो फिर सुनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जल संसाधन, ये तो पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। हाँ 29 पर, ठीक है। तो किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये वही आंसर हो जाएगा जटिल ऊतक में। ठीक, किसमें? जटिल ऊतक में जो है एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल या स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ही है और कुछ ज्यादा विशेष है नहीं। अगला है यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु द्वारा लगाया जाने वाला उत्प्रेक्ष बल बराबर होगा किसके? वस्तु के भार के बराबर होगा। आप जानते हो, यानी कि जितनी वस्तु नीचे डूबी रहती है उतना ही वो जल अपना विस्थापित कर देती है। इसीलिए एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे पास एक गिलास है और गिलास पूरा भरा हुआ है, उसमें हमने बर्फ डाल दी है, और जो बर्फ का ये टुकड़ा डाला है जब ये पिघलेगा तो आयतन क्या होगा? बाहर बढ़ेगा? नहीं, आयतन उतना ही रहेगा। गिलास से पानी बिल्कुल एक बूंद नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि जितना वो पानी गिरना था उसने उतनी बर्फ ने उतना उसका आयतन हटा दिया है, उतना तो उसने पहले हटा दिया। पिघलेगा बर्फ तो उसी में रहेगा। छोटे छोटे बच्चे ये सोचते हैं कि बर्फ पिघलेगा तो पानी बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। आप जब पढ़ेंगे तो समझेंगे, है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं। आपके 30 क्वेश्चन भी हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हो चुके हैं। तो आपका धीरे धीरे जीएस अच्छा होगा, और उम्मीद करते हैं कि हम ये क्लास रेगुलर करते रहेंगे, जिससे कि आपका जो है धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। साथ साथ में विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि आपको इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। और